हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। नमस्ते, मैं सुजीत मिश्रा। मैं नीट केमिस्ट्री 2025 का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्हाट इज केमिस्ट्री ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बाद हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में मेडिसिन सैनिटाइजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या इसका उपयोगी है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं ये देखेंगे हम। मैटर, उसके स्टेट्स, उसके टाइप्स देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सारी बेसिक चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आयंस के बारे में देखेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कांसेप्ट क्या होता है, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ matters and their all types of chemical and physical behavior and properties. केमिस्ट्री ये नीट वीट में नहीं आएगा, बस इसको एज अ बेसिक समझ लो। केमिस्ट्री होता क्या है, तो इट इज द स्टडी ऑफ मैटर्स, पदार्थ को पढ़ना। जैसे देखो, ये मान लो कोई मैटर है, ठीक है, ये कोई मैटर है, ठीक है, इसके बारे में, इसकी संरचना को, इसकी बाहरी संरचना को और इसके आंतरिक संरचना को, इंटरनल और एक्सटर्नल, फिजिकल, केमिकल बिहेवियर और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो जितनी प्रकार की प्रॉपर्टीज की, ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, ये आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये बह सकता है कि नहीं बह सकता, एक जगह रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी एनर्जी को पढ़ना, इसके मास के बारे में, इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना ही केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मैटर, उसके अंदर पदार्थ के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स के अंदर कंपाउंड के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना लिखो। इंग्लिश तो मैं लिखना है, मैं बोल देता हूँ, तुम लिख लो। पदार्थ की अवस्थाएं एवं उसकी बाहरी एवं आंतरिक सतह के बारे में जानना और समझना रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ये सबको पता है, तुम्हें पता होगा। ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट आते हैं, याद कर लो लेवल तुम लोगे तो। ठीक है ना। अब इन तीनों पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री को हम एज अ फिजिक्स सॉल्व करते हैं, मैंने बता ही दिया था। इनऑर्गेनिक को एज अ बायो समझ के याद करना होता है। और ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसके रिएजेंट को और रिएक्शंस को रिएक्शन समझो, रिएजेंट याद कर लो तो बन जाती है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका जो बेस होता है, मतलब तीनों केमिस्ट्री के पार्ट का जो बेस है वो मोल कॉन्सेप्ट है। अब मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैटर से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हम नीट में केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि देखो, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, बायो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डॉक्टर तो बायो का ही बनेगा, तभी तो वो उसका इलाज करेगा। पेशेंट आया, उसके सबसे मेन पार्ट जो होता है डॉक्टर में या नीट में, वो जूलॉजी का होता है, जब तुम MBBS करोगे 5 ईयर का। ठीक है, बट यहाँ पे नीट में तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों क्यों पढ़नी पड़ती है। तो बायो तो उसकी सब्जेक्ट ये पढ़नी पड़ेगी, मेन सब्जेक्ट है। तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स इसलिए पढ़ना होता है, एक्सरे हो गया, ठीक है, O2 लेवल जैसे तुम पढ़ी होगी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग में, ऑक्सीजन लेवल को चेक करना, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेवल, प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, कितना हीमोग्लोबिन हो चुका है ना। MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह तुम लोग कराते हो, सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जितनी भी मेडिसिन होती हैं, सैनिटाइजर, कोविड आया था, सैनिटाइजर यूज किया तुमने, वो सब केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, एड्स हो गया, एड्स की दवाई बनी, वो किसमें आएगा, केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, और भी जो चीजें होती है, फर्टिलाइजर, जो खाद वगैरह होते हैं किसान यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, वो भी किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है, जितने प्रकार की कैंसर की दवाई है,
वो केमिस्ट्री के कारण ही बन पा रही हैं, ठीक है ना। तो कैंसर बहुत बड़ा एक रोग है जो कि मतलब इतना डेंजर होता है कि 0.1% चांस होता है कि किसी को हो जाए तो बचे, ठीक है ना। अब इतना लिख लिया तुमने, आगे मैं बढ़ा, लिख लिया है जी। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हेडिंग डालो तुम, डालना रसायन विज्ञान के महत्व, ठीक है। उसमें पहला लिखना मेडिसिन, सही था ना, जिसको तुम्हें याद है तुम बोलते जाना, मेडिसिन एंड सैनिटाइजेशन की जरूरत है। तुम भी एक तो दवाई और सैनिटाइजर तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर ही बोलते हैं, कब सैनिटाइजर ही बोलते हैं, समझ में हिंदी लिख लेना बस, ठीक है। अब लिखो मेडिसिन कौन कौन से तुमने पढ़ लिए हैं। पहली सिस्ट्रेटिन, कोई बुक लाया है केमिस्ट्री की? यस सर। कौन लाया है? इंग्लिश है ना? सिस्ट्रेटिन, सेकंड नंबर में लिखो टेक्सोल, TAXOL, ये इंग्लिश में लिखना नाम, ठीक है। थर्ड में लिखो, अच्छा, और इसमें सिस्ट्रेटिन और टेक्सोल दोनों में ऐसे कर लिख लेना, कैंसर के लिए यूज होती है, यूज फॉर कैंसर। और तुम इसकी हिंदी बना लोगे ना, कैंसर के लिए उपयोगी है। थर्ड में लिखो एड्स, इसका फुल फॉर्म लिख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो, बताओ तुम इसका फुल फॉर्म बताओ पूरा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी इसके लिए कौन सी मेडिसिन होती हैं, क्या लिखा था, AGT, सॉरी AGT, एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन। कौन सी, कौन सा बताओ ना, कौन सा बताओ। टेक्सोल, देखो ये मेडिसिन के नाम है। अब जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को इंग्लिश में लिखते हो ना पैरासीटामोल, वैसे ही मेडिसिन को इंग्लिश में लिखो बस, ये मतलब ये मेडिसिन हैं और किसके लिए यूज होती हैं वो लिखा हुआ है। जैसे ये एड्स है, एड्स में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो है कि स्पेलिंग आपकी है। अच्छा, तो कौन सी बोलिए बताओ, मैं बोलता हूँ। ये एजिडो वाली, ये लिख लीजिएगा, आप समझ में आपको? देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, AGT, एड्स पेशेंट के और सिस्ट्रेटिन टेक्सोल। मैंने तुम्हें बताया था ना एनसीईआरटी के कितने पेज नंबर में दिया होगा, 1 2 3 तीसरे चौथे पेज में है। टेक्सोल और सिस्ट्रेटिन, ये ठीक है, उसकी केमिस्ट्री बता दें, ठीक है। ओके, इतना आगे बढ़े, हो गया आपका, क्या नाम है, क्या नाम था, हाँ सुपेक्षा ना, हो गया, समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आया उसको पूछ लेना। सैनिटाइजर में लिखो किसी को पता है सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल होता है, कौन सा, अरे आज तुम पढ़ी हो। और किसी को पता है, यदि वो मस्त छाप रही है,
सैनिटाइजर क्या होता है? तुम तो पढ़ी होगा सैनिटाइजर क्या होता है। हाँ, अगर तुमने नहीं बताया ना तो कल तुम्हारे पूरे क्वेश्चन कैसे सही हुए थे ये बताओ। प्रोपेन, उसने बता भी दिया अभी पीछे। प्रोपेन सही याद है बट अच्छे से याद है प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, लिखो प्रोपेन टू ऑल। चलो मैंने तुरंत पढ़ा था जैसे सब माइंड में था इसलिए मेरे पास सही मतलब इसका मतलब 10 दिन बाद करें नहीं बात नहीं ऐसा नहीं है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन हो जाएगा उसमें क्या। सैनिटाइजर हो गया, फिर इसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने? फर्टिलाइजर सर फर्टिलाइजर्स। इधर का लिख लिया ना। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, हेडिंग डालो। तुम्हें पता है किसको फर्टिलाइजर पता है, सिर्फ तुम मत बोलना। फर्टिलाइजर्स पता है? यूरिया ओके तुम्हें पता है ना? तुम में से किसी को फर्टिलाइजर्स पता है खाद के नाम? हाँ हाँ और फार्मूला क्या होता है यूरिया का? बी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा यूरिया तो NH2CO NH2 what is this? आपका परमानेंट क्यों नहीं है आना? सर मैं सिर्फ डेमो ले रही हूं ठीक सोडियम नाइट्रेट। अच्छा तुम लोगों को फार्मूला लिखते आता है ना? सारों को फार्मूला लिखते आता है ना? जैसे मैंने बोला कि अमोनियम सल्फेट का लिख के दिखाओ क्या होता है फार्मूला अमोनियम सल्फेट का। आपने तुम बताओ अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? एक्सीलेंस 9 10 देखिए तुम अमोनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? अमोनियम सल्फेट हाँ सर Al2CO अमोनिया अमोनिया नॉट एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट ये शुभेच्छा आप भी लिख के दिखाइए। NH3SO4 NH आगे क्या बोलो? SO4 तुमसे भी नहीं आ रहा है। आप बताइए अमोनियम सल्फेट SO2 कैसे आ सकता है? सल्फेट है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फेट SO4। देखो इधर इधर देखो, इधर बताता हूँ वरना वीडियो नहीं आएगा। ये तो हो ही गया होगा, हो गया। देखो अमोनियम सल्फेट अगर लिखना है तो तुम्हें दोनों का सबसे पहले सिंबल पता होना चाहिए। अब अमोनिया का सिंबल क्या होता है? अमोनियम अमोनियम आ रहा है कितना? NH4। अमीन का क्या होता है? अमीन का NH3 NH2 इनीन का क्या होता है? वो पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक नहीं सॉरी इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तुमने नहीं पढ़ा। देखो अमोनिया अब NH4 लिख लिया हमने, सल्फेट का होता है SO4 -2, ठीक है। अब ये तुम्हें पता होगा ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, ठीक। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? NH4 अमोनिया को बोलते हैं, अमोनिया अमोनिया की हिंदी नहीं होती है, वो एलिमेंट है, ठीक है। और सल्फेट सल्फेट को SO4 -2 बोलते हैं, ठीक है।
अब अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा है पहले, हो सकता है नहीं पढ़े हो, कुछ चीजें मेरी अपनी हो, मतलब कुछ चीजें मैं अपने से बनाया हूँ समझने के लिए। देखो तुम समझ लेना कि तुम्हें एनायन ऑक्सीडाइन को मिक्स करना है, कंपाउंड बनाने में एनायन ऑक्सीडाइन को जोड़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले NH4 को ले आओ, ठीक है, और इस 2 को यहाँ उठा के लेके आओ, इसके नीचे, और इस प्लस को यहाँ नीचे ले आओ, ठीक है ना। बस क्रिस क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं। इतना अगर तुम्हें आता है तो तुम कंपाउंड बना लोगे, कोई सा भी कितना बड़ा कंपाउंड। NH2CONH2 वो भी वैसे ही बना है, ठीक है ना। अब ये NH4 के 2 को यहाँ लाओ तो ये वोल्टाइज भी आ जाएगा, ठीक है। वोल्टाइज बोलते आता है NH4 का वोल्टाइज। अब SO4 को यहाँ सीधा ला दो, और देखो ये प्लस है। अब देखो +1, जैसे हम अपान 1 को मानते हैं लिखते नहीं है, वैसे ही सब में 1 होता है बट हम उसे लिखते नहीं है, इसलिए इसका फार्मूला क्या बन गया, NH4 वोल्टाइज SO4, यहाँ लिख लो। अब बन जाएगा, कोई भी लिखते, 2-3 चीजें लिख के बताना। हाँ, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखो, फिर सोडियम क्लोराइड का लिखो, फिर इसके बाद और भी लिखो तो हाँ ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फार्मूला किसी को पता है? उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं? सनलाइट कहाँ से आती है? देख रहे हो सनलाइट कहाँ से आती है इसमें यार? इसीलिए पूछा था मैंने। अच्छा CO2 कहाँ से आती है? प्लांट CO2 कहाँ से लेते हैं? यदि और भी एक जगह एटमॉस्फेयर में तो हाँ, जो हम नहीं जो हम हाँ ठीक है एक्सेल करते हैं। जब एक्सेल करते हैं एनवायरनमेंट में जाता है ना। हाँ, तो ऐसे तो O2 भी फिर तुम बोल लो सीधा कि हम प्लांट से नहीं लेते हैं, हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, फिर प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट से ही। एनवायरनमेंट तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते? नाइट्रोजन गैस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा है ना। Why we can't intake nitrogen gas? हाँ? बस यही केमिस्ट्री है, यही केमिस्ट्री, ठीक है। हो गया इतना, आगे बढ़े। इसके बाद थर्ड में क्या लिखा तुमने? एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या यूज है? देखो इम्पोर्टेंस टू सेव द एनवायरनमेंट। हाँ वो भी दिखा देंगे। मैंने कहा ना जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार बदल जाएगी चीजें, मिनट की थोड़ी आता हूँ। डाल दी हेडिंग, क्या डाला तुमने? क्या डाला हेडिंग? क्या डाला हेडिंग? ये वाली हेडिंग डाल दी तुमने हिंदी से? तुम पूछ लिया करो ना इसका हिंदी क्या होगा, अगर नहीं समझना तो मैं हिंदी बोलूँगा, मुझे आती है हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इंग्लिश से ही करने वाले हैं। क्या बताना था? हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन फॉर सेविंग एनवायरनमेंट। अच्छा, ओजोन डिप्लेशन का नाम किसने किसने सुना है? ओजोन डिप्लेशन कोई बता सकता है? ओजोन डिप्लेशन के बारे में कोई बता सकता है? ओजोन डिप्लेशन क्या है, किस लेयर में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस गैस से हो रहा है? तुम बस नहीं बताना। नहीं तुम तो पढ़ चुकी हो, मुझे नहीं बोलना कि तुम बता, इसमें बता दो। ठीक है, तुम दोनों नहीं बोलोगी क्योंकि तुम दोनों पहले पढ़ चुके हो। आप मुझसे कोई बताएं। अच्छा बस इतना बेसिक बताओ कि किस गैस के कारण ओजोन में होल हो रहा है? CFC। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ CFC? पूरा फुल फॉर्म ऑफ CFC? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से निकलती है? और AC और हाँ देखो वो कितना स्मार्ट लड़का है, देख रहे हो कूलिंग एजेंट में पूरा ला दिया एक साथ, फ्रिज वगैरह बोलना ही नहीं है, सबको ला दिया बॉक्स से। नाम क्या है तुम्हारा? ओजोन डिप्लेशन। ओजोन का मतलब क्या है?
अच्छा हाँ, मॉलिक्यूल होता है कि कंपाउंड होता है? सही है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। Why it is a molecule not a compound? बिकॉज़ मतलब हाँ, अलग-अलग ये चीज़ें हमें तो मिला नहीं है इसलिए। क्या मिला? अलग-अलग टाइप मतलब अलग-अलग एलिमेंट के एटम्स मिले नहीं हैं उसमें। सेम एटम, एक सेम है। हाँ हाँ बता रहे हैं। देखो तुम लिखो पर्यावरण के संरक्षण में रसायन विज्ञान का महत्व। फिर लिखो ओजोन छिद्र का होना। फिर ऐसे एरो लगाओ। फिर इसके बाद लिखो सीएफसी के कारण होता है। सीएफसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में ही लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और लिखना होगा हिंदी में तो ऐसे लिख देना है यार, क्लोरो ठीक है। अंतिम में ऐसा CFCs नहीं हो कार्बन हो गया यार, वो बहुत सारे के सबको पता है, इतना बड़ा होल होगा तो सबको कार्बन एक सीएफसी। एक चीज बताओ, गैस एक होती है या अनेक होती है? गैस तो अपने आप में समझ में आ रही है कि गैस एक तो होगी नहीं। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जैसे मैक्सिमम अमाउंट में मेजॉरिटी में हो रही है, जैसे तुमने हम ओजोन छिद्र पढ़ रहे हैं, ओजोन का होल हो रहा है, तो मिनिमम अमाउंट में गैस के कारण तो नहीं हो रहा होगा, मैक्सिमम अमाउंट में कोई चीज कॉज हो रही है तब तो हो रहा है, ठीक है। और तभी पता चलेगा जब मैक्सिमम अमाउंट में होगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट में कोई चीज हमें पता नहीं चलती। अगर कैंसर भी अगर मिनिमम स्टेज में है तब तक वो पता नहीं चलता है, जब वो मैक्सिमम स्टेज में जाता है तभी हमें पता चलता है। ऐसा है, इसलिए वहाँ पे ऐसे लगा है, लगा भी सकते हो इंग्लिश वाले लगा लेंगे, हिंदी वाले बेचारे कैसे चलाएंगे। लिखिए हिंदी से लिखिए ना, आगे लिखो। और क्या था, हाँ प्रिजर्वेटिव, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तुम लिखोगे रसायन विज्ञान का महत्व अच्छा मूवीज का नाम सुने हो लोग, जो दुबई वगैरह में जब कोई खत्म डेड हो जाता है उसको रखना होता है तो उसको एक ताबूत में डालते हैं, सफेद सफेद एकदम मूवीज वगैरह में दिखाते हैं मम्मीज, उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव डालते हैं पता है क्या? 2-3 प्रिजर्वेटिव होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप का किसी को पता होगा बताओ। ठीक लिखो फार्मूला पता है सोडियम बेंजोएट का? इतना सही रखती है ऐसे लोग जब बोलते हैं ना तो लगता है कि बायो के लिए, क्योंकि रटना सिर्फ बायो वालों से ही हो पाता है, मैथ वाले को कहेंगे दिखाओ नहीं रट पाएगा वो। तो बताओ इसने नहीं, उसने गलत बोला है। कॉन्फिडेंस है ये, जैसे मैं कुछ नहीं। देखो तुम लिख लो प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में ऐसा कुछ करके लिख लो। प्रिजर्वेशन मतलब ये पूरा ऐसे लगा कि इसको ऐसे लिख लेना हिंदी में, ठीक है? तो वही रहेगा, हिंदी में लिख देना उसको, समझे बात को? जिससे सत्यम का सत्यम हिंदी में लिख देते हैं। सोडियम क्या है, क्या है? ये Na+ है बस, ब्रैकेट ये बेंजोएट BENZOATE बेंजोएट लिख लिया, आगे बढ़े। C6H5 की बात करेंगे। O माइनस Na+।
हो गया। ये भी लिखिए ना कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, मतलब ज्यादातर एक यूज होता है। फिर मैटर पढ़ाया था ना, देखो अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अभी ये बहुत बेसिक था, यहाँ से नीट में क्वेश्चन 50-50% चांस होते हैं। अगर टीचर मेरे जैसा हो या फिर टीचर ऐसा हो कि उसको सीधा सीधा कहना हो कि यार कुछ बच्चों से ही क्वेश्चन बने, तो वो यहाँ की पार्ट से क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने दिखा दिया ये है। बट तुम मैक्सिमम अमाउंट के टीचर कहीं भी देखोगे तो ये चीज़ स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्ट मैटर में ही पहुँची गई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे असली पार्ट जो कि केमिस्ट्री का मैटर। हाँ, वो कह रही थी कि 2 घंटे सब कुछ करा दो, वो पाएगा। देखो मैंने 3 क्लास पढ़ाई थी, 3 क्लास का 1 क्लास में समराइज करना पड़ रहा है। हमारी जैसा कोई नहीं समझता। तो पदार्थ इज ना सादी, सही ना है पदार्थ। देखो एनीथिंग which has देखो मैटर क्या होता है, इसमें कुछ भी मत याद रखना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ याद रखो स्पेस और मास। मैं इस चौक को अगर नीचे गिरा रहा हूँ, जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना इसका मास होगा, उतना ही जितना पार्ट हो गया, उसी पार्ट को हम एज अ केमिस्ट्री की टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, सिंपल अर्थ है। तुम हिंदी से अगर तुम्हें लिखना हो तो लिखो ऐसी कोई वस्तु जो स्पेस जगह स्थान को घेरती हो, उस जगह स्थान को घेरने में रसायन विज्ञान के लैंग्वेज में, रसायन विज्ञान की भाषा में उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, हो गया, आगे बढ़े। बहुत ऊपर वो कर दो। अब एग्जांपल में, मैटर के एग्जांपल में एग्जांपल कुछ भी लिख लो, चौक लिख लो, चेयर लिख लो, एग्जांपल डालकर उदाहरण चौक, चेयर, टेबल। इसके बाद मैटर के 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक है ना। वर्गीकरण, मैं चश्मा नहीं लाया यार आज। तेज तो नहीं है, तेज तो नहीं ज्यादा। सबसे किसने बोला था मैं तेज पढ़ाता हूँ? किसी ने कहा था? हाँ, हम कहते हैं नहीं पढ़ाया करो बड़ी, बहुत जल्दी पढ़ाओ। देखो फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं मैटर के। पदार्थ के 2 प्रकार के वर्गीकरण होंगे, हिंदी में लिखो। पदार्थ के 2 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, फिजिकल बाहरी, केमिकल रासायनिक। फिजिकल में देखो कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं फिजिकल में। किसी को पता है स्टेट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर? तुम दोनों मत बोलना,
आप में से किसी को पता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर? ये तो पता होगा बहुत इजी है। 3 ही हुए, 4 हुए, तुम बोल ही दोगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। एक किसी को नहीं पता है। मुझे पता है सर, मुझे भी पता है। तुमसे मैं आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तब मैं पूछूंगा एटॉमिक मास क्या होता है। बहुत पता है तुम्हें। वो नहीं पता, जो पढ़े वो पढ़े। ठोस, द्रव्य, चार पांच को इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है सारी। चलो बीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें? हाँ, बीईसी का फुल गॉस फॉर्म आइंस्टाइन कंडेंसेशन। वो सी वाला फिर से बताओ, क्या? सी वाला फिर से बताओ। गॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऐसे कुछ होता है। CONDENSATION ऐसे रखी है। सर 2-3 दिन से वही पढ़ रहे हैं तो वो आइंस्टीन कंडेंसेशन है। अच्छा आपने ये जहाँ पिछली कोचिंग, क्या नाम है यार, भूल जाता हूँ मैं। नहीं तुम्हें यस बोलूं चलेगा? नहीं आता जल्दी से। तो तुमने पिछली कोचिंग में ये सब पढ़ा था? बेसिक नहीं पढ़ा है? ठीक है, ठीक है। उस कोचिंग में गया हो शायद मैंने 15-16 दिन एज अ डाउट सॉल्वर में वहाँ था। फिर एज अ डाउट सॉल्वर मजा नहीं आया, फिर चला गया। मतलब फिर मुझे जो है तो BS एकेडमी में क्लासेस मिल गई थी। केमिकल बताइए, मैं सब्सक्राइब करूँगी। नहीं चाहिए, तो बताइए, नाम बता दीजिए। बाद में बताएंगे, पहले इसको बात से इसको हिंदी में देखो, 3 को लिखना है हिंदी में, 4-5 को इंग्लिश में लिखना, ठीक है। प्लाज्मा को और बीईसी को। इसमें प्योर सब्सटेंस लिखो, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फिर कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड, मिक्सचर, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। अच्छा इन सबको हिंदी से भी कुछ कहते हैं क्या? कंपाउंड को जैसे वो कहते होंगे, कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं सारी? तो पता है? तो फिर इंग्लिश से लिखो। हाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाले हो। पता होता थोड़ी बहुत हिंदी सीख गया था। क्योंकि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से हूँ, पढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी देखनी पड़ती है। अच्छा तुम्हें बायो में तुमने ये नहीं बोला कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बायो तुमने सब कुछ इंग्लिश से पढ़ा हुआ है। तुमने बायो पूरी इंग्लिश से पढ़ी, तुम्हें समझ में आ गया? और ये यार तुम्हें केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है इंग्लिश से, फिर तो फिजिक्स में समझ में आ जाती होगी इंग्लिश से। सिर्फ केमिस्ट्री में ही तुम ओके। रीडिंग डालो सॉलिड। अच्छा ये लिखो, इन तीनों में आइडेंटिटी रिटेन होती है। रिटेन का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे? आइडेंटिटी रिटेन का मतलब समझ लो। देखो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, गैस को सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। आइस को लिक्विड में, लिक्विड से फिर गैस में, ठीक है ना। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को कन्वर्ट किया जा सकता है। रिटेन मतलब कन्वर्ट, रिटेन की जगह कन्वर्टिबल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हेडिंग डालो सॉलिड। अब यहाँ से मजा आएगा। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँ मैं?
मैं वो ट्रिक वाला बता रहा हूँ, सही गलत कि मैं थोड़ा लिखा हूँ। अच्छा तुम लोगों को पूरी इसकी डिफिनेशन चाहिए क्या सॉलिड की? व्हाट इज सॉलिड? किसी को पता है व्हाट इज सॉलिड? तो क्या होता है साहिल? नहीं पता मैं डिफिनेशन परिभाषा सॉलिड है डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट स्पेस। देख क्या होता है, बंद कर लो मेरे क्लास में सब नहीं खोलना है, बंद करो। आयंस आयंस IONS आयंस। तुम इंग्लिश मीडियम से हो, बताओ क्या पूछना है? सर एक मतलब अगर सॉलिड गैस बना सकते हैं बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हो जाता है। कौन सा? तो सॉलिड डिफिनेशन का भी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। सॉलिड का देखो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ठीक है ना। नीट में सॉलिड की 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ के आगे बढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आना नहीं है, मुझे पता है। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में, उधर भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल ही आएगा मोल कॉन्सेप्ट से, या फिर आएगा तो इक्विवेलेंट मास से आएगा, इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से। यहाँ तो हम बेसिक इसलिए पढ़ा देते हैं कि वही होता है ना कि 50-50%। क्या पता कि टीचर का दिमाग खराब हो, वो बोले कि यार यहाँ तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, मैं ही उठा के रख देते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर आता नहीं है इतना, आता उधर ही से एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ें इसको हम सिर्फ बेसिक जानने के लिए पढ़ लेते हैं कि इतने स्टेप होते हैं, होता है ना कुछ होते हैं, जैसे मान लो उनसे तो तुमने आज पढ़ा ही नहीं, अगर अंकित आते तो बस एक पूछते केमिस्ट्री क्या पढ़े हो, हाँ बताओ व्हाट इज मैटर। तो वो होता है कि जब दूसरी सब्जेक्ट वाला आएगा तो दूसरी सब्जेक्ट वाले के क्वेश्चन सिलेबस में पूछेगा बताओ प्लाज्मा क्या है, पीईसी क्या है, इसलिए बताया जा रहा है ये। बाकी मैंने तुमसे ये भी कहा केमिस्ट्री क्या है ये नीट में नहीं आ रही है, बस वो तो बेसिक पढ़ाना होता है। मान लो कोई रिश्तेदारी में ही पूछ ले बताओ केमिस्ट्री क्या होता है, नीट की तैयारी कर रहे हो, होते हैं ना ऐसे। अब सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें डिफिनेशन लिखा दूं मैं, लिख लो। एनीथिंग which have तुम्हारे लिए मैं हिंदी से बोलूंगा फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, या फिर ये तो समझ में आ रहा होगा फिक्स शेप और वॉल्यूम को जिसका देखो कोई आया है इसको बोल दो। हाँ बुलाओ ना, पॉज करो। इंपॉर्टेंट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉलिड से। मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने क्या बताया कि केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री, पता है क्या केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इंग्लिश मीडियम से है ना, चलो ठीक। तो वो मतलब ये जो पार्ट है ये मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है, उससे आप लिख लेना और समझ लेना। फिर भी मैं जल्दी जल्दी बोले देता हूँ। केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ पूरी जो एनडीए का पार्ट है उसमें लगा देना अपना, एंड इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना ही केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है उसका, सैनिटाइजेशन में इंपॉर्टेंट है उसका, फर्टिलाइजर जो खाद बीज बनती है उसमें इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो मम्मीज वगैरह बनती हैं दुबई में तुमने देखा होगा ताबूत के अंदर, ठीक है, उसमें उसका इंपॉर्टेंस है। और फिर इन्वायरमेंट को सेव करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि CFC जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पता है, ठीक है, उसके कारण जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए जो उसका पता लगाया गया केमिस्ट्री के ही यूज से पता लगाया गया, ठीक है। पहला मेडिसिन जो होता है वो जो तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक में 3rd पेज पे दिया गया है, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, ये दोनों कैंसर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने पढ़ाई है। फिर सेकंड में एड्स जो होता है, एड्स के लिए जो दवाई यूज होती है वो AZT एजिडोथाइमिडीन, ये भी NCERT में दिया हुआ है 3rd पेज नंबर में, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था जी, फर्टिलाइजर खाद। तो पहला यूरिया NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है, फिर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसके बाद अमोनियम सल्फेट। अच्छा तुम्हें कंपाउंड लिखना आता है, अमोनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं? नहीं पता ना, नहीं पता बोल तो कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम सल्फेट अपनी कॉपी खोलो। अच्छा अमोनिया का सिंबल पता है? हाँ अमोनिया का सिंबल पता है, NH आगे
और सल्फेट। देखो मैं इधर बता देता हूँ, NH4 जो होता है ये अमोनिया होता है और SO4-2 ये जो है सल्फेट होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका कंपाउंड बनाना है तो मैं एक पार्ट को केटायन में कन्वर्ट करूंगा, एक पार्ट एनायन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। दोनों को क्रिस क्रॉस करूंगा, ठीक है। और ये जो 2 है इसको नीचे ले आऊंगा, इसका जो +1 है उसको नीचे ले जाऊंगा उस साइड में, ठीक है। तो फाइनल जो बनेगा तो NH4 गोल्ड वाइज वो 2 नीचे आ गया और ये SO4 यहाँ नीचे आया, ठीक है। SO4 नीचे आया, ये +1 यहाँ आया, बट +1 को लेट कर लो, लिखो मत, ठीक है। तो कंपाउंड बनना सीखते हैं कैसे होगा, एक आध कंपाउंड अपने से होमवर्क दे दूंगा तो घर से बनाने जाना था, ठीक है। अब इसके बाद मैंने पढ़ाया था मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर इसको लिख लो, एनीथिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, वो होगा मैटर, ठीक है ना। कोई भी चीज जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, देखो, एनीथिंग व्हिच हैज आज वाला टॉपिक मेरा एक भी नहीं हो पाएगा, वो दिखा तो रहा है, उसे लिखो तुम लोग, लिखो आगे लिखो सॉलिड वाला, एनीथिंग व्हिच हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अगर उसका शेप मतलब उसका आकार और उसका वॉल्यूम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक। जो लिखा था उसको बहुत तरह से शेप और वॉल्यूम फिक्स हो, मतलब इंग्लिश थोड़ी तो वॉल्यूम समझ में आ रहा होगा, लेयर ब्रीथिंग तो हाइट वाला ऐसा समझो तो ज्यादा कुछ समझ नहीं, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल समझ लो ज्यादा बेहतर होगा। ये चौक है, इसका शेप फिक्स है कि ये शेप का होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स है कि इतना इसका वॉल्यूम होगा, इतना। देखो मास सभी के डिफरेंट होंगे यानी फिक्स होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास can't be created or can't be neither be created nor be destroyed। ऐसे ही एनर्जी में होता है, एनर्जी can't be या neither be created nor be destroyed, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, दोनों के हिसाब से। तो मास की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर है यानी INTER है, नॉट इंट्रा। अगर यहाँ पे मान लो इंट्रा आ जाता है, ठीक है, तो इसको काट देना, इंटर चाहिए, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो सॉलिड में कोई भी फोर्स हो, तुम्हें क्या लगता है कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वीक होगी कि होगी ही नहीं? इसमें फोर्स, इसके बीच जो फोर्स है कैसी फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग होगी कि वीक होगी या नहीं होगी? आप बता चुके स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग ओके। फोर्स सॉलिड फोर्स मतलब सॉलिड में फोर्स है, सॉलिड में फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या पूछ रहे हैं? What about the intermolecular force of solid? What about the intermolecular forces of solid? मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी होगी, वीक होगी, स्ट्रांग होगी, नेग्लिजिबल होगी? स्ट्रांग होगी। तो फिर कार्बोनिक बोल रही थी, हार्ट अटैक दिलाओगी मुझे मेडिसिन देना पड़ जाएगा, बैठ जाओ, ठीक है। तो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। थर्ड नंबर में लिखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब सॉलिड क्या अपने से मूव हो सकता है, क्या ये अपने से मूव हो सकती है, ये सॉलिड है अपने से मूव हो सकती है, नहीं हो सकती ना? तो लिख दो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है इसमें नेग्लिजिबल होता है, मतलब नहीं होता। दिख रहा है नीचे तुम्हें एस दिख रहा है, और भी कुछ लिखा था, कितना लिखा था, मास। तो मास इसका डिफरेंट होता है, बस मास के बारे में समझिए बता सकते हैं। यहाँ डिफरेंट मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। जहाँ भी नहीं समझ में आया कुछ नहीं करना। आपका क्या नाम था? हाँ आपका अमन। यहाँ से लिख लो सॉलिड से, बाकी का बाद में लिख लेना, ठीक है। घर जाता है हो जाए तो बताना, तुम्हारा तो हो गया हाँ। देखो लिक्विड में कुछ मत करो, लिक्विड की हेडिंग डालो और यहाँ पे फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है ना, तो लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम कर दो, लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। देखो पानी को चाहे
और उस बॉटल में है, ठीक है। अगर गिराएंगे तो उसका शेप, उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम और मास कैसा होगा, फिक्स होगा। तो मास में डिफिनिट ही रहने देना, फिक्स ही रहने देना, वॉल्यूम को फिक्स कर देना, लेकिन शेप को फिक्स नहीं करना। मैं लिखूं या लिख लोगे? और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वीक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग की जगह, लिख लोगे ना? लिख लो। व्हाट इज कंपाउंड? लिख लेना तो बताना, लिक्विड का हो जाए तो बताना। हाँ बताइए आप। यदि व्हाट इज कंपाउंड, देख के नहीं बताना। अच्छा, इसको केमिकली कंबाइन करते हैं कि फिजिकली कंबाइन करते हैं? हाँ ठीक है। और फिक्स रेशियो होता है कि व्हाट इज द डेल्टा एटॉमिक थ्योरी? इसको मैं जितना अंडरलाइन करा देता हूँ ना कितना उतने याद रखती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं याद रखती। हो गया? आप लिख रही हैं? गैस का भी लिख दिया। गैस में भी ऐसे ही होगा, बस उसमें नाइदर शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। ना ही उसमें शेप फिक्स होगा, ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे सॉलिड में दोनों फिक्स होते हैं, गैस में वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन सॉरी लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, और गैस में दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। तो उसमें लिख लेना एनीथिंग व्हिच हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर शेप, ठीक है। सेकंड नंबर में लिखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस में एक भी नहीं होते हैं, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गैस में कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। गैस तो उड़ती ही रहती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और मास उसका भी डिफरेंट होगा। अब अगर ये किसी को दिक्कत जा रही हो इसमें, तो मैं एक ट्रिक बता दूं लर्न करने की, वरना रहने दो, ये याद हो जाएगी डिफिनीशन। आज यदि बोलेंगे इस पर तो मत बोलना, ठीक है। बोलो। लिक्विड में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, होती है ना? हाँ होती है, मतलब देखो यस होती है। तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस, ऐसा लिख लो, या फिर ये लिख लो कि वीक होती है, ऐसा लिख सकते हो, या मीडियम में लिख लो। वीक नहीं, मीडियम में लिखो, ज्यादा सही। दिख रहा है ना? यस। साइड समझ में आ रहा है? तो पूछना ये थी, बताओ। हाँ नहीं, मुझे सही गलत बताओ। सही गलत गलत, सही सही गलत बस सही। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है? नहीं आ रहा है? Yes. देखो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो फिक्स है उसमें सही कर दे रहे हैं, जो फिक्स नहीं है उसमें गलत कह रहे हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। यहाँ पे हम खड़े हुए, दोनों सही दोनों गलत, गलत सही। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कोई तुम्हें इंस्टाग्राम चलाने को बोलता है, ठीक है। एक पर्सन है यदि, वो कहती है इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाओ, ठीक है। सुजीत है, मान लो मैं हूँ,
ठीक है सुजीत, और वो कहता है कि इंस्टाग्राम चला करो, बहुत अच्छी चीज होती है, स्टोरी वगैरह लगाओ, चैटिंग करो, है ना, करो। और यति है वो कहती है कि डेली सुबह सुबह गायत्री मंत्र पढ़ के आया करो। तुम क्या करोगे? चैलेंज बताना, तुम क्या करोगे? हाँ नहीं, वो तो जब आदमी ड्रॉप लेता है ना फिर करता है, जब प्रेशर होता है तब क्या करेगा? मतलब जैसे 11th में ये है, क्या करोगे तुम? अब देखो तुम्हें पता नहीं है इंस्टाग्राम के बारे में, ये मत सोचो जैसे तुम जो बता रहे हो ना वो तुम्हें पता हो चुका है उसके बारे में, इसलिए तुम बोल रहे हो। मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि टीचर बोल रहा है कि बहुत अच्छा होता है, तो क्या करोगे? इंस्टाग्राम यूज करोगे? मान लो किसी को गाली देनी हो और किसी को बोलना हो तुम बहुत अच्छे हो, क्या बोलोगे? सर उससे पहले बोलने के अच्छे बाकी मन में हाँ गाली देगी। तो देखो तो गलत चीजें पहले अट्रैक्ट करती हैं हमें, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से याद रखना कि गलत पहले होगा फिर सही होगा। लो बड़ा याद कर रहे हैं, कौन है? जल्दी जल्दी करो, जो लाजी स्टार्ट करो। ठीक है ये हो गया। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या करना है? सही सही डैश गलत गलत डैश सही। समझ में आया ये वाला 3 और 4 नंबर? 3 4 नंबर समझ में आया? नहीं आया होगा। देखो जिसमें स्ट्रांग है उसको सही, जिसमें मीडियम है या वीक है उसमें डैश, या जिसमें एक भी नहीं है उसके लिए गलत। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस में एक भी नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है, तो उसके लिए गलत। और इसमें जो होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सॉलिड में एक भी नहीं होता, ये चेयर अपने से वहां नहीं जाएगी, इसलिए गलत। और लिक्विड में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है, मीडियम में होता है, इसलिए इसमें डैश। और इसमें होता है, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गैस में है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सही। ठीक है अब इसको कैसे याद रखना है? जैसे इसको तो तुमने याद रख लिया कि ये दोनों सही, ये दोनों गलत, गलत सही। इसको कैसे याद रखोगे? सही गलत, सही डैश गलत। ठीक है और इसका अपोजिट कर देना, मतलब थर्ड मास सबका डिफरेंट है, सब में डिफरेंट, इसीलिए तो बताया लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसीलिए बताया था मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, वो सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का तुम बैठे हो, तुम दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है ना वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी क्या कहते हैं उसके, दो लोगों के बीच का जो फोर्स होगा, जो फोर्स को क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी यार। आंतरिक बल, आंतरिक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो लोगों के बीच का बल जो होता है वो। ठीक है अब समझ गया? मैंने तुम यही याद रख लो कि ये क्या होता है, किसमें स्ट्रांग होता है, किसमें वीक, किसमें मीडियम, काम बन जाएगा। आगे बढ़ूं? फिर क्या बताया था? प्लाज्मा, तुम शुरुआत तुम बस पढ़ लो, ये लोगों को सुना दो। प्लाज्मा हेडिंग डालो, प्लाज्मा कहाँ पहुंची थी? ऐसे लिखी तो हो गया, लगता है एक साल मैं इधर आपको देखने को यार जब पढ़ा रहे को समझ में नहीं आ रहा है। कल तो पढ़ी थी ना तुम? हां तब भी जितने बार लिखो प्लाज्मा में लिखो दे है तुम खड़े हो। व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ प्लाज्मा? और पीईसी का तुम उल्टा तो नहीं कर रही हो? नहीं सही है। अरे यार मैं तुम्हें कब से ऐसे कर रहा हूँ, तुमने बोल दिया। ठीक है बैठ जाओ।
होगा जब बॉटनी वाले आएंगे तब नहीं फिक्स होगा। जब वो पूछेंगे क्वेश्चन तब पता चलेगा फैसिलिटी चीज होती क्या है। मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जब वो आएंगे आप तो पढ़ोगे नहीं बॉटनी, पर जो पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा कैसे टीचर होता क्या है। ठीक है, मतलब अगर टीचर फंसाए नहीं तो इतना भी नहीं हंसना होता, वरना जब वो हंसता है ना सोचने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो पहले में क्या है, मैं इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, कौन बोला है? कौन बोला है? ठीक है, केमिस्ट्री तुम्हें नहीं पढ़नी है ना, सीरियस होना ही पड़ता है केमिस्ट्री में, जानते हो? अगर सीरियस नहीं होती तो क्या होता है, अगर एक गलती हुई और H2SO4 मुंह में गया ना तो आदमी बर्बाद हो जाता है। तो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बच्चे को सीरियस होना पड़ता है। बायो में भले ही बच्चा रट रटाकर चला जाए, केमिस्ट्री में रट रटाकर नहीं जा सकता, और जिसको सिंबल और कंपाउंड बनाना नहीं आता ना उसे सीरियस होना पड़ता है थोड़ी सी। हाँ, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर याद करके रखना, और यहाँ ये याद करके रखना कि ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट चलता है गैस में। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट पता है गैस का कैसे होता है? जैसे देखो, मान लो किसी भी गैस से, जैसे क्लोरीन हुई, ऑक्सीजन हुआ, किसी भी गैस से या तो हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें। इसको लिख लेना, इफ वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन, लिखो if we add one electron or subtract one electron then it will be called as ionization proton। ठीक है, तुम लिखो गैस से यदि if we add one electron or subtract one electron from any gas in their ground state, किसी गैस के ग्राउंड स्टेट से, मतलब ये गैस है मान लो Cl ब्लैक गैस, ठीक है ना, इससे मान लो मैंने Cl से एक इलेक्ट्रॉन हटाया या ऐड किया, ठीक है ना, तो ये जो फॉर्म होगी इसकी वो कैसी फॉर्म होगी? आयनाइजेशन फॉर्म, और यही प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है ना, और इसमें ये भी लिख लेना थर्ड पॉइंट में डाल के, दिस इज कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फ्री चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। आपने कहाँ से किया स्कूलिंग, कहाँ से किया आपने? कौन सी स्कूल में पढ़ा था आपने? सिद्धू में। अच्छा, वो इंटरनेशनल स्कूल है ना, मतलब ICSE चलती है। कब पास किया आपने, किस ईयर में? हाँ, इंग्लिश हिंदी बता दो। देखो फ्री चार्ज पार्टिकल यानी कि इसका तो वही है, बस चार्ज पार्टिकल का मतलब यही समझो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है या एक इलेक्ट्रॉन यदि हम उस पर जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो गैस बन रही है उसको हम चार्ज पार्टिकल, मतलब ये कहेंगे कि उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है? चार्ज पार्टिकल प्रॉपर्टी, यानी वो चार्ज में रह सकती है, अपने आप को चार्ज कर सकती है, आयनाइज कर सकती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डालो या एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। ठीक है, बस ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में तो यदि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस गैस को हम आयनाइजेशन फॉर्म बोलते हैं, और वह प्लाज्मा स्टेट में पाई जाती है या प्लाज्मा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अमन लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया पूरा? खड़ा जाइए। BEC स्टेट के बारे में आप जानते हो? स्टेट ऑफ BEC, BEC क्या होता है? नहीं जानते? मैटर के कितने स्टेट होते हैं? तीन होते हैं, अभी मैंने 5 पढ़ाए थे। ठीक है, बेसिक 3 बताओ कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कैसा होता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं सही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में नहीं बता पाया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? वंडर वाल फोर्स कैसे होता है? पता है वंडर वाल फोर्स क्या होता है? कोवेलेंट फोर्स होता है, आयनिक फोर्स होता है, नहीं पता? इसीलिए कहते हैं थोड़ी सीरियस होना पड़ता है केमिस्ट्री क्लास में।
अभी हेडिंग डालो बीईसी। अच्छा एग्जांपल लिखो प्लाज्मा का। प्लाज्मा का एग्जांपल लिखो। सॉलिड लिक्विड गैस इनके एग्जांपल लिख लोगे अपने से ना। सॉलिड जैसे चॉक, चेयर, ब्रिक्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। लिक्विड में लिख लोगे शुगर सॉल्यूशन, ब्लड, है ना, और साल्ट सॉल्यूशन, ये सब। गैस में लिख लेना जो N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऐसे, ठीक है। प्लाज्मा को मैं लिखा दे रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। न्यूक्लियर, अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है मीनिंग तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। Nuclear fireballs, fluorescent lights, solar winds, इसी तरह। और इसको लिखो exist at low temperature। BEC का फार्मूला पता है हम, क्योंकि तुम लेट आए हो। लो टेम्परेचर बीसी है। हाँ बीईसी का है, ये एग्जांपल बस प्लाज्मा का है। फार्मूला पता है, जब आप आए थे तो फार्मूला बताया था मैंने बीईसी का। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन लिख लोगे, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। हाँ हो गया। हेडिंग डालो अब प्योर सॉल्यूशन। उसमें लिखो दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन अबाउट द सॉल्यूशन। तुम लिखो वे समान रूप से विलयन में घुलते हैं। सॉल्यूशन मतलब विलयन, ठीक है। समान रूप से विलयन में घुलते हैं। क्या बोले तो सबने? दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन अबाउट द सॉल्यूशन। लिखो ये वाला लिख लिए, ये वाला लिख लिए, अगला वाला बोलो। आप भी लिखिए, अपन लिखिए, मैं लिखता हूँ। तुम लिखिए ना, वे समान रूप से विलयन में घुलते हैं। सेकंड वाला तुम लिखो वे बाहरी तकनीकी से अलग होते हैं। आप लोग लिखिए सेकंड पॉइंट में दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। हाँ कर डालो डीबीपी, जितना आए कर डालो, नहीं आएगा रहने दो। मैं पढ़ा तो डालूंगा ही, आज का टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा ही, चाहे बिल्कुल एक दिन की क्यों ना हो जाए। आज वाला बिना पढ़ाए मैं नहीं जाऊंगा। हो गया, देखिए ना सेकंड पॉइंट
तो लिख लिया ना, क्या लिखे हो, समझ में आया? फिजिकल प्रोसेस से मान लो देखो प्योर सबस्टेंस समझना, शुगर सॉल्यूशन है, उसमें शुगर बस होगा और पानी होगा, ठीक है। तो उसको हम बाहर से एक और बीकर लेके, एक बीकर में एक और बीकर लेके हाथ से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मडी वाटर हो गया, ब्लड हो गया मान लो, और हम सैंड पहले से मौजूद रहा, मतलब वो मिक्सचर हो गया, वो प्योर सबस्टेंस नहीं है, तब उसको हम कैसे अलग करेंगे, केमिकल से। और फिजिकल से भी कुछ हद तक फिजिकल से करेंगे, फिर इसके बाद में केमिकल, या तो उसे गर्म करना पड़ेगा या तो उसमें कुछ केमिकल्स डालने पड़ेंगे ताकि वो अलग हो जाए, छोड़ दे, ठीक है ना। अब आगे लिखो, ये प्योर सबस्टेंस हो गया, ठीक है, समझ में आया? यहाँ से अगर मान लो कभी भूल भी जाता है ना, तो यू से याद रखना यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पी से याद रखना फिजिकल प्रोसेस से अलग होता है, समझ में आया? अब सेकंड में कंपाउंड पढ़ाया था ना जी, Yes, sir. मेरी डालो कंपाउंड्स, इसमें लिखो दे हैव फॉर्म बाय द, या लिखो दे फॉर्म बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तुम लिखो साहिल हिंदी में लिखो, वे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स, एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। तुम लोग लिखो दे हैव फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स, आयंस एंड पार्टिकल्स। वे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स, एटम्स, ठीक है, एलिमेंट्स, एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स से बनते हैं। बोलो फिर से बोलो, लिख लिया फिर से बोलो, तुम क्या नाम है यार, हो गया? हाँ, सेकंड पॉइंट में डाल के लिखना है इसमें कंपाउंड में, दे कंबाइन बाय द केमिकल प्रोसेस, दे कंबाइन टू ईच अदर, तुम नहीं लिखना सारे, दे कंबाइन टू ईच अदर बाय केमिकल प्रोसेस, या केमिकली, ये लिखो दे कंबाइन ईच अदर बाय केमिकली, और वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। और लिखो कंबाइन विद फिक्स रेशियो, ठीक है। अब देखो फिक्स रेशियो से कैसे कंबाइन होते हैं उसका एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। कोई कंपाउंड है, मान लो NaCl है, ठीक है। तो NaCl में क्या बनेगा, NaCl, NaCl को और भी कुछ कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, तुम लोग बोली दो, उनसे पूछ रहे हैं, तुम बोल देते हो, अपना पढ़ो, पढ़ चुकी है पहले बताई नहीं, ठीक है। NaCl, अब इसका रेशियो कैसा है, 1:1 का रेशियो। मान लो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, H2+O, और ये फॉर्म हुआ H2O। H2O क्या है, पानी, वाटर, ठीक है। इसका क्या होगा रेशियो, अमन रेशियो बताओ इसका, जैसे इसका रेशियो एक पार्टिकुलर रेशियो है H2:1, तो इसका क्या रेशियो होगा, 1:1 ही होगा, कुछ और होगा, 2:1। तो देखो एक इसका फिक्स रेशियो हो गया, एक इसका फिक्स रेशियो हो गया, यानी कि ये यहाँ पे लिखे ना, इनका जो रेशियो होगा पार्टिकुलर फिक्स रेशियो होगा, मतलब अलग कंपाउंड का अपना अपना अलग रेशियो होगा, उसमें वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल हो गया कंपाउंड का, फिर मॉलिक्यूल बताएगा। Yes, sir. हाँ, हेडिंग डालो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में पहला पॉइंट लिखो, दे हैव formed by the different types of groups, they are formed by the different की जगह different लिख के उसको ऐसे काटना, different लिख के काट देना, फिर बगल में लिखना same number of atoms, elements, बस इतना लिखना है। सेकेंड पॉइंट पे लिखो must be, they have must be It's a different type of नहीं होगा। ना, कंपाउंड में होता है डिफरेंट टाइप, मॉलिक्यूल में मोस्टली सेम होंगे। O2 O3 ये क्या है, मॉलिक्यूल है, इसमें O2 दो O सेम है, O3 कौन सा,
सेकंड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, दे हैव मस्ट बी इंडिपेंडेंट, बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये लिखा है तुमने, देखो तुम खाली क्या ना, वो एक दूसरे से रासायनिक विधि द्वारा कंबाइन होते हैं, जोड़ते हैं। क्या लिखोगे? वह एक दूसरे से रासायनिक विधि द्वारा जोड़ते हैं। देखो वह कंपाउंड नहीं लिखे हो ना अभी? हाँ तो लिखो, वह एक दूसरे से रासायनिक विधि द्वारा जोड़ते हैं। हाँ तुम लोग कहाँ तक लिख लिए? वो लिख लिए ना, मस्ट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? मॉलिक्यूल में पहला पॉइंट क्या लिखी हो तुम बताओ? उसका मतलब समझ में आ रहा है? तो सेम नंबर ऑफ एटम से एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला समझ में आ गया। दूसरे का मतलब है दे हैव मस्ट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी ऑक्सीजन है या ओजोन है, O2 है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। और मस्ट बी का मतलब है जरूर से, ठीक है ना? क्योंकि अब ऑक्सीजन है, क्या किसी पे तुम पे डिपेंड करता है ऑक्सीजन? नहीं ना। ऐसे ही O3 ओजोन जो है तुम पे डिपेंड नहीं करता, तो जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसमें लिखा हुआ है मस्ट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन कंपाउंड, ठीक है ना? अब तुम कंपाउंड के लिए ये वाला लिख लो कि वह एक फिक्स रेशियो में, ये तो समझ में आ गया होगा ना, फिक्स रेशियो में जोड़ते हैं एक दूसरे से। वह लिखो हिंदी में, वह एक समान रूपी अनुपात से जोड़ते हैं, ठीक है? एक समान अनुपात में जोड़ते हैं, ठीक है ना? और कल से तुम सभी मास्टर को बोलोगे कि हिंदी में बोलना है, ठीक है? वरना मैं बस इंग्लिश बताऊँ, मेरा डबल चलता है खाते बोलते हैं कि मैं से बोल रहे हैं हिंदी को, लेकिन हो गया कोई नहीं, तो मैं केमिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ा दूँ, ठीक है? इतना लिखिए। आगे बताऊँ, मॉलिक्यूल में तुम लिखे कुछ, मॉलिक्यूल में लिख लो वह एक जैसे एटम या एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखे हो? वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है, वह एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते हैं। तुम लोग दूसरी हेडिंग डालो आयन, सॉरी एटम डालना, एटम हेडिंग डालो एटम। मैं पहुंचने वाला हूँ एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट्स डालो, एलिमेंट्स। एटम डाल दिए हो तो एटम ही डाल रहा हो, अगर डाल दिए हो तो एलिमेंट डाल दिए, अच्छा डाल दो, काट दो, एलिमेंट डाल दो। व्हाट इज एलिमेंट? यदि थोड़ी से भी पूछते रहे पढ़ाने तो The group of same atom. एलिमेंट्स में दे फॉर्मेट ग्रुप कहाँ से आ जाएगा एलिमेंट में? एलिमेंट में ग्रुप कहाँ से आएगा? सोडियम का ग्रुप होता है क्या एलिमेंट में? इसने ग्रुप बोला था ना? देखो they have formed by the यहाँ पे पार्टिकल का अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? यहाँ पे पार्टिकल से हम क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तुम हिंदी में लिखो वह एटम आयन और पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बताया था मैंने, अगर नहीं बता तो आज समझ में। हाँ प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये मैंने बताया था। मुझे नहीं बताया, तुम्हें नहीं बताया? तुम्हें तो बताया था ना, तुमने कह दिया नहीं बताया था, तो अच्छा नहीं था। मुझे नहीं बताया आप कल। मैं खुद भी सोचता, हाँ बताया था मैंने। हाँ। तुम्हें नहीं बताया, उसे बताया है।
फिर भी पता तो होना चाहिए ना, लेवल हाँ, किसी पता को है। पढ़ा होगा। हाँ तो बताओ ना, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन का चैट गोल्ड करके नाम, क्या 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 बताओ। गोल्ड करके नाम से याद नहीं आ अरे यार एक ट्रिक थी ना, मैंने कोई ट्रिक बताई थी, चैडविक तुम्हें याद है कि तुम कहीं से देख के बता रही हो? दिखा है उसमें? इसमें लिखा है एलिमेंट एटम डायरेक्ट एटॉमिक थ्योरी, बस ठीक है, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। लिखो हाँ, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। ये याद रखना तो याद हो जाएगा यार, ये याद रखना। अब लिख लो मैंने कैसे, इसलिए बताया। प्रोटॉन रदरफोर्ड और एन से न्यूट्रॉन चैडविक, याद रहेगा। ईट पर राशि इसको याद रखना, बाकी लिख लेना अपने से। आगे बढ़ो हम। एलिमेंट्स का एग्जांपल में लिखो, एलिमेंट्स के एग्जांपल में लिखो सोडियम, आगे डैश करके लिखना Na, एग्जांपल में सोडियम की क्या लिखना है, सोडियम, सॉरी एलिमेंट के एग्जांपल में लिखो Na। अच्छा, आप किसी को पता है कि स्पेस मॉलिक्यूल लिखते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना, पता है? नहीं पता है? साइंटिस्ट के नाम से लिखा जाता है इसको। अभी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया, इसमें IUPAC आता है। IUPAC को फुल फॉर्म पता है? इंटरनेशनल यूनियन हाँ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और IUCN को फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN तुम नहीं बता पाओगे, 11th क्लास में पढ़ी, तुम बताओ। IUCN इंटरनेशनल यूनियन आप ही नहीं बता पाओगे, आप नहीं, मतलब बायो का है, इसलिए नहीं बता पाओगे हम। हाँ, कोड फॉर IUCN, ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर चलता है ना, वो IUCN के रूल से ही चलता है, 2004 में दिया गया था। मैं बायो में पूछ रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ये सोडियम हो गया, इसमें और लिख लो, कार्बन लिख लो, देखिए से डाल देना, एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं ना। इसके बाद डालो हेडिंग में एटम्स। तुम्हें ये एग्जांपल तो इंग्लिश से लेंगे इसके लिए। ये एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स, और ये इसकी सिंबल हो गई। पहुंच जाऊंगा ना मैं आज? यस सर, समझा नहीं आप एटॉमिक आज तक पढ़ाई दूंगा और कुछ छूट भी नहीं रहा है, पूरा बता रहा हूँ। एटम मीटिंग करो, एटम देखो, they have very small particle of any element, देखिए वह बहुत छोटे कण होते हैं किसी भी एलिमेंट के गिनने के। अब इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें एक पॉइंट और लिखे ना, उसके पहले डाल्टन के पहले, दे हैव मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनका जो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर भी सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते भी हैं और नहीं भी करेंगे, ठीक है। दे हैव एटम ना, हाँ एटम में सेकंड पॉइंट, दे हैव मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। सर और का क्या था बताओ? दे कॉम्बिनेशंस आयंस एंड हाँ हाँ ठीक है। दे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ, थर्ड पॉइंट में एटम के लिखो, they have combination of ions and particles, particles में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, हो गया। अब डाल्टन से टॉपिक थोड़े डालो, डाल्टन से टॉपिक डालो, हिंदी से लिखूं मैं।
तुम लोग लिखो डायनेमिक्स एटॉमिक थ्योरी, उसमें लिखो every small indivisible particle is called atom। देखिए तुम लिखो किसी भी वस्तु के छोटा सा छोटा कण, डाल्टन के हिसाब से किसी भी वस्तु का छोटा सा छोटा कण जो है वह एटम कहलाता है। डाल्टन को हम और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एटम टॉपिक आया था इसलिए डाल्टन ने बताया था उसके बारे में तो थोड़ी पढ़ लिया है, अभी उसमें आगे भी बहुत ज्यादा है डाल्टन में, एक पेज है कम से कम तो डाल्टन के बारे में पढ़ने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये मॉलिक्यूलर मास के बाद पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद जो है तो वो पढ़ेंगे। ठीक, अब डालो, अब मेन टॉपिक आता है एटॉमिसिटी कॉन्सेप्ट। एटॉमिसिटी तो पढ़ा दूं, तुम भी एटॉमिसिटी कॉन्सेप्ट एटॉमिसिटी कॉन्सेप्ट लिखो, मैं लिख लिए। अब उसमें लिखो तुम्हें पता है क्या एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी को पता है तुम लोगों में से? तुम नहीं बताना। अच्छा बताओ, गति बताओ तुम। जी कुछ चीजें हाँ अरे थोड़ा सा भूल गया है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी है ये कुछ नहीं। काउंट ऑफ नंबर मॉलिक्यूलर एंड कंपाउंड। तेज से बोलो, और तेज से बोलो। It is only count of number molecules and compound। समझ में आया तुम लोगों को? आप इतने जल्दी क्यों बोलती हैं? धीम धीम बोलो, कोई नहीं मार रहा है। It is only count of number and molecules and compounds। It is only count of Number of of atoms। atoms, molecule and compounds। ना ये तुम सब में कहाँ इतना जोड़ देती हो? मॉलिक्यूल का एटम में मॉलिक्यूल कहाँ से देखोगे तुम? नहीं होगा, सिर्फ एटम, सिर्फ एटम। देखो एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, इट इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये लिख लो, इट इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, ये लिख लेना, इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ये था अच्छा, ये it is only count of number of atoms in any molecules and compound। ठीक है, बैठो, हो गया। तुम एटॉमिसिटी देखो, एटम्स तुम हिंदी से लिख लो, एटम के गिनने को एटॉमिसिटी कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम को गिनने को एटॉमिसिटी कहते हैं। सब ओपन कर दो। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ूं। देखो लिखो मोनो एटॉमिक। इनर्ट गैसेस कोई जानता है? इनर्ट गैसेस क्या होती है? इनर्ट गैसेस पता है? ग्रुप 18 पता है? बहुत कमजोर हो तुम लोग यार, मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। इनर्ट गैस क्या होता है? नहीं पता है। क्या थी इनर्ट गैस क्या होती है? देखो ये पढ़ने के बाद 3-4 वर्ष सर हीलियम, वो देख के बता। सर तो मैं पढ़ा नहीं हूँ सर। हाँ नहीं, कैसे नहीं पढ़े? 9 में पढ़ा। ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। लिख लो इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 मोनोएटॉमिक। ऊपर लिखो मोनोएटॉमिक गैसेस। उसके नीचे लिखो इनर्ट गैसेस। ठीक है, और इसमें लिखो ग्रुप 18 की जितनी भी होती हैं गैसेस, वो जो है तो इनर्ट गैसेस होती हैं। इनर्ट क्यों होती हैं? वो इसलिए इनर्ट होती हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उनका। क्यों होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही देते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को करते हैं। ठीक है, मोनोएटॉमिक नहीं हो गया। उसमें एग्जांपल लिखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन लिखो, तुम भी लिखो, यही होगा। इनर्ट गैसेस ही कहते हैं इन्हें। अभिकर्मिक क्रियाएं, अभिकर्मिक गैसेस।
लिखिए, पूरा लिखिए। कहाँ नोबल तक? गैस की बोलते हैं ना, कौन सी? नोबल गैस। हाँ, नोबल गैस। हो गया। एग्जांपल में कितना लिखे हो तुम लोग, कहाँ तक? क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, बस। रेडॉन रेडियोएक्टिव होता है और लास्ट होता है, ठीक है। मीनिंग आ गई है ना सबकी, ठीक। रेडॉन की मीनिंग क्या होगी? हाँ, अच्छा तुम लोग सिंबल लिखे हो, ठीक है, सिंबल ही लिखे हो ना, अब आगे आगे हेडिंग डालो। जैसे डायटोमिक तो बन जाएगा ना, जैसे मोनोटोमिक मैंने पढ़ा दिया, डायटोमिक मैं अगर पूछूं तो बन जाएगा, जिसमें 2 एटम हो, जैसे O2 N2, ये डायटोमिक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाइड्रोजन जैसे हो गया H2 फॉर्म में पाया जाता है, तो ये डायटोमिक होंगे। डायटोमिक क्या होगा? CO2, O2 2 है, CO2 एक ये, ठीक है, और 2 ये, कितना हो गया? ट्राइटोमिक। 3। देखो, एक अगर एटम है तो उसको मोनोटोमिक, 2 एटम है तो डायटोमिक, 3 एटम है तो ट्राइटोमिक, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नैनो, 10 है तो डेका, ठीक है। इसके आगे भी होता है तो कार्बन से लिखते हैं। हाँ, कार्बन मोनोटोमिक है ना। मोनो। सी बस लिखो, या फिर C2। देखो, लिखने को तो तुम अगर उसमें 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 दे दो, वो उसकी एटॉमिसिटी बढ़ जाएगी। जैसे S है सल्फर को हम S8 लिखते हैं, तो ये ऑक्टा एटॉमिक में आ गया। फास्फोरस को हम P4 लिखते हैं, तो ये टेट्रा एटॉमिक में आ गया। ऐसे ट्राइटोमिक के एग्जांपल में बता दें, मतलब मैंने टेट्रा एटॉमिक तक का एग्जांपल तो बता ही दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं आयंस वाले में, लाइन लीजिए वैसे भी हो गया। डालो हेडिंग आयन, उसमें लिखो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कुछ बचा तो नहीं है इसमें, कुछ और नहीं बचा है। मैं तुम लोगों को 3 क्लास का एक क्लास में समराइज करके पढ़ाया है, और कोई भी लाइन छूटी नहीं है, बस इतना है कि मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो मैं एक एक शब्द लिख के पढ़ा रहा था। अब जो है ये यही वीडियो दिखाऊंगा, बस किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। आयन स्पेलिंग डाल दी, पहला पॉइंट भी लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट में लिखो दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in form of positive and negative ions. They have electronic charge distribution in form of positive and negative ions. हिंदी में लिखो, वे, पहले का चार्ज पार्टिकल ही लिखना है, पहले वाले का, ठीक है, वही लिखना था, लिख लो। वे चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, और दूसरे में लिखो कि उनमें इलेक्ट्रॉन का समीकरण होता है पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव 2 टाइप होते हैं आयंस के, कौन कौन से पता है किसी को? आयंस के कितने टाइप होते हैं? ठीक है, कैटायन, एनायन, ठीक है। अब कैटायन में क्या होता है पता है? किसी को पता है तुम में से कि कैटायन क्या होता है? मतलब अगर कोई भी एटम है, मतलब हाँ एटम है, अगर अपना जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब किसी को मतलब किसी से लेता है, तब उसको मतलब माइनस चार्ज अगर उस पे होगा, उसको कैटायन बोलेंगे। माइनस चार्ज होगा तो सही बता रहे हो। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कहीं पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, कैटायन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन लूज होते हैं, कौन बोला है? कैटायन में लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या लिखा है देखो एक बार, they have formed by the gain of electron, और second point they have symbol denoted by positive. पॉजिटिव। हाँ, सिंबल तो सही है, पॉजिटिव से डिनोट होगा। कैटायन में मैंने गेन लिखा है, लॉस लिखा है? So gain नहीं, ठीक बोल रहा है, लॉस होगा। गेन
देखो उसमें तुम लोग भी काट के लिख लो, लॉस लिख लो, वहाँ पे लॉस ही होगा। मैं अभी नहीं लॉस लिख लो, अभी वो बोला ना तभी मुझे पता नहीं था, मैंने ये सिंबल सही लिखा था पॉजिटिव होगा, वहाँ पे शायद गेन की जगह लॉस लिखा दिया है। यहाँ पे लिखना है, इसमें जो होता है गेन होता है, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुम समझ गए ना इसका हिंदी कैसे लिखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेना या देना, ऐसे गेन का मतलब लेना और लॉस मतलब हटा देना, एक इलेक्ट्रॉन हटा देना, ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये समझ में आया। अब आयंस लिख लिए, इसके मतलब ये पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखो एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, यही पढ़ा था ना जी आयंस के बाद एटॉमिक नंबर। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो उसमें सब टॉपिक डालो, काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको सिंबल से बताता हूँ कि इसको कौन से सिंबल से क्या डिनोट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, उससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तुम्हें याद तो है ना, तुम दोनों को नहीं, तुम्हें याद तो है ना सिंबल और उनके मतलब, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब याद है? कहाँ तक याद है? आई थिंक 25। ठीक है, कहाँ तक तो याद है, इनको वो भी नहीं याद है। एक 12th में है, एक ड्रॉपर में, जबकि तो होनी चाहिए, एक 12th में एक ड्रॉपर में। इनको सिंबल नहीं याद है कि सोडियम को Na बोलते हैं। ठीक है ना, याद कर देंगे जल्दी याद करो वरना डेली बेइज्जती होगी। ठीक है, अब देखो जेड और यहाँ ए, इसको एक फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हो। ये चीज मैंने कल नहीं बताई थी शायद, सर बताए थे इसे एटॉमिक मास और अरे ये नहीं बताया था यार, ये लड़की पूरा सुनती नहीं है। हाँ ये वाला नहीं बताया था कि इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस ये वाला फॉर्म बस बताया था, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये बताया था। अच्छा थोड़ी सुने बोल देते हैं बीच में। सर 2 बजे केमिस्ट्री ऑफ करेंगे ना नहीं करूंगा सर, तुम्हारे बोलने से करूंगा मैं, इसको ही बोलिए। छापट पड़ेगा छापट। ठीक बता रहा हूँ मैं, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। ठीक अब वो भी पूछेंगे अब देखो जेड से एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल हो गया। यहाँ पे इसमें लिख भी देना कि ये जेड जो है एटॉमिक नंबर है, और ए जो है एटॉमिक मास है। कोई अगर तुम्हें आता है ना तुम बोल भी सकते हो, जिसको आता है वो बोल सकते हैं। हाँ समझ नहीं आया। देखो मान लो कोई सिंबल है, मान लो ये क्लोरीन है, ठीक है, एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट में जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो 17 होगा, और इसका जो एटॉमिक मास होगा अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होगा इसका, यानी 35.5। अब इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो 35.5 को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक समझ गया? लिख ली आपको, देख लो एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर का अगर बेसिक समझना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है तो लिख लो ये लिख द काउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उसके बराबर होगा, बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। अब मैं लिखाऊंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर लिख लिए, तुम भी लिख लो, यही वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। एटॉमिक मास में लिखो वह प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं।
एटॉमिक मास डाल के लिखो, वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, इतना लिखा है तो बताओ हो गए? लिख लिया एटॉमिक मास? नहीं लिख पाए? अच्छा, लिखो इट इज द टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, अब फिर एक स्टार डाल के या फिर कुछ ऐसे डाल के बॉक्स बना के लिख लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और एक और बॉक्स बनाना और उसमें लिखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड। अब यहाँ पे ए जो है एटॉमिक मास है और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। अब समझना एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये डिफिनेशन सही है या गलत है। प्रूव करते हैं, हाँ कोई प्रूव करके बता पाएगा मुझे? किसी से आएगा प्रूव करते? कैसे प्रूव होगा ये? कोई भी एलिमेंट को ले लेंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को माइनस कर देंगे। सही। देखो एटॉमिक नंबर मान लो, अगर मैं बेसिक बताऊं तो प्रोटॉन से बना होता है या प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये समझ लो। अब माइनस करो और जेड एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन अगर प्रोटॉन कैंसिल होगा तो जो इलेक्ट्रॉन सॉरी यार न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है एटॉमिक मास। अब मैंने दिखाई दी टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो गए हैं या कट गए हैं तो फिर वो जो है वो न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। ए माइनस जेड ऐसे अगर याद रखो तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या है और जो एटॉमिक मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं उसमें। तो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर हट जाए, अलग हो जाए तो न्यूट्रॉन का नंबर बचेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ, उसको करके बताओ उसमें क्या होगा। जैसे मान लो NH3 एग्जांपल लिखो NH3, इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या निकाल के बताओ कितना होगा। मैंने सब पढ़ा दिया। और एटॉमिक नंबर जो होता है और एटॉमिक मास का जो रिलेशन होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एकदम फिक्स नहीं कहेंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर होगा। ये भी लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये NH3 को बन जाएगा। तुम दोनों को करा चुका हूँ। एक एग्जांपल करो NH3 का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालो। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे, जो भी आएगा, और न्यूट्रॉन बस अलग होगा। इसे पॉज कर दो उठ के, इसे उठ के पॉज कर दो। टेन सेवन सही है। ठीक है, देखो कैसे आया मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अमन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। ठीक है, अब तो बन जाना चाहिए अगर ये सब पता है तो देखो कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया और इसका 1 हो गया। ठीक है, कितना पता है अपने को तो निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मान लो निकालना है तो नाइट्रोजन कितने हैं? 1 इंटू एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करो 7 प्लस में ये कितना है? 3 एटम। ठीक है, इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, 7 प्लस 3 10। समझ में आया? ये है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी 10 हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन में क्या होगा? जब तुम न्यूट्रॉन निकालोगे तो मैंने बताया था A माइनस जेड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके केस में इसका एटॉमिक मास जो होगा नाइट्रोजन का वो कितना होगा? व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? 14। ठीक है, और 14 से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और अगर 1 से 1 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन कहीं भी आए उसका अगर न्यूट्रॉन का नंबर निकालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाँ अब देखो
तो यहाँ 1 इंटू तो 7 ही रहेगा प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया और ये 7 आ गया, इसलिए उनका आंसर क्या आया था 10 10 7। समझ में आया? अब मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, घर के लिए लिख लो, तो वो कर लेना, तो तुम लोग से आने लगेगा। हाँ बोलो। समझ नहीं आया सर। फिर हो जाते हैं। चलो एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होते हैं, अभी नहीं पता है ना? क्लास 3 तक। आप ही पढ़ाएंगे। आप ही पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं। मैं थोड़ी ना पागल हूँ यार, मैं जरूरी थोड़ी है मैं मेहनत करूँ, जिसको पढ़ना है वो जाने। तुम कब से देख रही हो अपना वॉच? मुझे हर चीज़ दिखता है। टीचर को हर एक कोने पे नजर होती है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तुम 3-4 बार वॉच देख चुकी हो। अगर मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं। 2 बज चुके हैं, अभी सिर्फ ये बस पढ़ाऊंगा, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। SO3 क्लास खत्म। हाँ अच्छा हाँ हाँ देखो एटॉमिक नंबर तुम्हें नहीं पता इसलिए तुम्हें नहीं आ रहा है, सिंपल है। तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है तो कम से कम नहीं तो क्रिप्टन तक याद कर लोगे तो कम हो जाएंगे। 36 तक याद कर लो या फिर 25 तक या 20 तक, मतलब कहीं तक याद कर लो बेसिक। 36 तक याद कर रहोगे ना तो सही रहेगा, फिर 12th में फिर से नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिप्टन तक याद कर लेना। तो बस ये लिख लो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो देखो जितने एटम होंगे मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालने के लिए। और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए एटॉमिक मास, सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक मास से माइनस करोगे, एटॉमिक नंबर जितना आएगा उससे एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब समझ में आया? सबसे पहले तुम कल एटॉमिक नंबर याद करके आओगे, मैं फिर से समझाऊंगा इसको, ठीक है। कल ये वाला टॉपिक इसको बस मैं फिर से बता दूंगा थोड़ी सी, ठीक है। इसको बंद कर दो, ओटीपी पीटीए रहना, लेकिन आज सॉल्व नहीं होगी।